सोचिए, एक बेटा 13 साल बाद लौटता है। क्यों? अपने पिता की मौत का रहस्य सुलझाने। और ये कोई आम मौत नहीं थी, ये एक अलौकिक शक्ति से जुड़ी हुई थी। तो चलिए इस रहस्यमयी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो कहानी का हीरो है युग। वो अपने लेखक पिता की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए उस बदनाम जगह पर लौटा है जिसे लोग ग्रेवयार्ड विला के नाम से जानते हैं। युग को जल्द ही ये पता चल जाता है कि उसके पिता की मौत कोई मामूली घटना नहीं थी। लोगों का कहना है कि वो उस विला में सालों से रहने वाली एक पौराणिक और खतरनाक जीव यक्षिणी का आखिरी शिकार थे। तो ये यक्षिणी है क्या? देखिए, पुरानी मान्यताओं के हिसाब से ये एक खूबसूरत लेकिन खूनी जीव है जो सिर्फ पुरुषों को अपना शिकार बनाता है और उनके शरीर से खून की आखिरी बूंद तक पी जाता है। लेकिन कहानी में पेच यहीं से शुरू होता है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ तो लोक कथा कहती है कि यक्षिणी खून का एक कतरा भी नहीं छोड़ती। वहीं दूसरी तरफ युग के पिता के कमरे में हर तरफ खून के छींटे मिले थे। ये सबूत युग के शक को और भी गहरा कर देता है। तो सवाल यही उठता है कि अगर यक्षिणी की कहानी सच है, तो उसके पिता के मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या ये कोई और है जो यक्षिणी के नाम का इस्तेमाल कर रहा है? यही सवाल अब युग की जांच का केंद्र बन जाता है। अपने पिता की मौत के इस रहस्य में उलझा हुआ युग जैसे ही शहर पहुंचता है, उसकी मुलाकात एक सुनसान ट्रेन स्टेशन पर एक बूढ़े आदमी से होती है। ये एक ऐसी मुलाकात थी जो उसके मन में और भी सवाल खड़े कर देगी। देखिए, ये आदमी कोई आम अजनबी नहीं था। वो युग को कुछ ऐसे अजीब सुराग और चेतावनियां देता है जिनसे विला का रहस्य सुलझने के बजाय और उलझ जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो सब कुछ पहले से ही जानता हो। युग अभी उस बूढ़े आदमी की अजीब बातों को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि वो बस एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए उससे नजरें हटाता है। और जब वो वापस मुड़कर देखता है तो वो आदमी गायब। वो उस सुनसान स्टेशन से ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी वहां था ही नहीं, अपने पीछे सिर्फ और सिर्फ सवाल छोड़कर। अब स्टेशन से निकलकर युग विला की तरफ पैदल ही बढ़ रहा है। रास्ता एक घने और अंधेरे जंगल से होकर जाता है, एक ऐसी जगह जहां हर आहट पर दिल दहल जाता है और हर परछाई किसी अनहोनी का इशारा करती है। तभी उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वो घबराकर मुड़ता है और एक काली परछाई को अपनी तरफ आते देखता है। लेकिन जब वो परछाई पास आती है तो युग उसे पहचान लेता है। ये तो उसका बचपन का दोस्त अभिमन्यु है। इतने सालों बाद इस डरावने जंगल में अपने दोस्त से मिलना युग के लिए किसी झटके से कम नहीं था। वो तुरंत अभिमन्यु से पूछता है कि भाई वो इतनी रात को इस सुनसान जगह पर कर क्या रहा है। और अभिमन्यु का जवाब सुनकर तो युग और भी हैरान रह जाता है। वो बताता है कि वो एक सर्टिफाइड पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट है। आसान भाषा में कहें तो एक प्रोफेशनल घोस्ट हंटर। और यहीं से कहानी में साइंस की एंट्री होती है, मतलब सुपरनैचुरल में टेक्नोलॉजी का तड़का। अभिमन्यु युग को अपने उस डिवाइस के बारे में बताता है जिसका इस्तेमाल वो भूतों का पता लगाने के लिए करता है। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। माना जाता है कि जब भी कोई अदृश्य शक्ति किसी जगह पर आती है तो वहां की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हलचल होती है। ये मीटर बस उसी हलचल को पकड़ लेता है। तो इस तरह भूतों का शिकार सिर्फ कहानियों की बात न रहकर एक टेक्निकल जांच बन जाता है। तो अब युग और अभिमन्यु साथ तो हैं, लेकिन रहस्य की गुत्थियां सुलझने के बजाय और उलझ गई हैं। हर जवाब अपने साथ कई नए सवाल लेकर आ रहा है। पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि स्टेशन पर मिला वो रहस्यमयी बूढ़ा आदमी कौन था? क्या वो कोई इंसान था या कुछ और जो युग को चेतावनी देने आया था? और फिर सबसे अहम सवाल, अगर युग के पिता को यक्षिणी ने नहीं मारा तो उस रात ग्रेवयार्ड विला में उनके साथ असल में क्या हुआ था? उनकी हिंसक मौत का जिम्मेदार कौन था? और आखिर में क्या अभिमन्यु की ये टेक्नोलॉजी, उसके ये घोस्ट हंटिंग के उपकरण उस पुरानी किंवदंती के पीछे छिपे रहस्यों से पर्दा उठा पाएंगे जिन्हें आज तक कोई नहीं जान पाया? और कहानी हमें उस बूढ़े आदमी की उस खौफनाक चेतावनी के साथ छोड़ जाती है जो इशारा करती है कि युग की ये जांच शायद किसी ऐसी शक्ति को जगा सकती है जिसे हमेशा के लिए सोता ही रहना चाहिए था। तो क्या युग सच का पता लगा पाएगा या वो खुद इस रहस्य का अगला शिकार बन जाएगा?